लगेगा, है ना? क्योंकि यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसके साथ प्रॉब्लम यही है ना कि सारे जो टॉपिक हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो जैसे नेटवर्क बनता है एक दूसरे से कनेक्ट होके ना, वैसे ही सारे टॉपिक यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ओके। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल रेगुलर रहो। तो आज मैं सेकेंड यूनिट शुरू करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और क्या कहते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा कि सब एक टॉपिक से ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक होगा, तो मिस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मुझे फिजिकली नहीं दिख रहा कि कौन आज प्रेजेंट था कौन कल प्रेजेंट था, है ना? एक एक लोग तो माइंड में नहीं है। क्लास होती है तो मतलब वर्चुअल क्लास के कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं वन बाय वन आपके नोटबुक के पास जाके या कुछ ज़्यादा टाइम देके कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। या तो आप खुद से पढ़ के राइज कीजिए प्रॉब्लम, है ना? जिसकी क्लास मिस हो रही है उसका तो छूट ही जा रहा है, वो तो खुद से पढ़ नहीं रहा है मुझे लगता है। असाइनमेंट आप लोग सब गलत करते हैं। कल सुपरपोजिशन का क्वेश्चन था, मोस्टली लोगों ने गलत किया है। इतना आसान क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, केवल मैश एनालिसिस ही तो लगाना है। बस एक एक सोर्स को कंसीडर करते जाना है, केवीएल लगाते जाना है। केवीएल तक नहीं लग रहा है अगर, तो फिर तो दिक्कत है ना। कुछ लोग केवीएल में मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो ध्यान दे भाई, है ना? केवीएल बहुत जरूरी है कि केवीएल प्रॉपर लगा पाए। एक प्लस और माइनस से पूरा क्वेश्चन गलत होगा, इतना ध्यान दे देना। ठीक है। तो खैर छोड़ो, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सेकंड यूनिट शुरू करता हूँ आज। सो जस्ट अ सेकंड। सो सर कल स्क्रीन दिख। हाँ कल के बताओ। असाइनमेंट की ग्रेडिंग नहीं आई है। ग्रेडिंग नहीं आई है? यस सर। मैंने सेंड नहीं की क्या? ग्रेडिंग क्या, सबके सबने केवल क्या किया है कल के असाइनमेंट में बता दूं। जो थियरी पार्ट था सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट, वो तो लिख दिया है। लिमिटेशन लिख दिए हैं। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया है किसी ने। तो जिसने किया है किसी ने सही किया है, किसी ने गलत सॉल्व किया है। ओके। और कुछ लोगों ने लिमिटेशन भी ऐसे लिखा हुआ है, लीनियर नॉन लीनियर, मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ लिमिटेशन। सेंटेंस तो पूरा करो। वो तो मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी लिमिटेशन हो सकती है, जो कि आपकी स्टेटमेंट में ही आ रहा था। तो आप जब लिमिटेशन लिखोगे तो प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस तो लिखोगे कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन लीनियर नेटवर्क, ये पहला लिमिटेशन। सिमिलरली सेकंड लिमिटेशन, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन यूनिलैटरल नेटवर्क। तो आप लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने ऐसे लिखा लिमिटेशन, पहला पॉइंट नॉन लीनियर, दूसरा पॉइंट बाईलेटरल। इससे क्या मतलब निकल रहा है भाई? ऐसे लिखते थे क्या आप इंटर लेवल में? हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है क्या? ये तो मैं बताऊं देख के किसने लिखा है, जिसने लिखा होगा उसे तो पता ही होगा। लिखा है ना? यस सर। यस। यस हाँ। सर। हाँ तो इस तरीके से नहीं लिखना है, ये ध्यान देना। ओके सर, आगे से याद रखें। हम्म। और न्यूमेरिकल में भी गलती क्यों हो रही है उसको भी देखो आप लोग। केवीएल नहीं अप्लाई कर पा रहे क्योंकि एक दो लोग तो हैं जिन्होंने केवीएल गलत किया हुआ है। ओके, केवीएल से करो, नोड से करो, जिससे इजी लगे उससे करो, लेकिन सही तो करो। मैं तो कहता हूँ घर पे खाली बैठे हो, दोनों दोनों मेथड से करके देखो, आंसर वेरीफाई करो। चलो, आज मैं शुरू करूंगा आपका। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सो सर। so from tomorrow today onward we are going to discuss unit 2, and in first unit we have discussed, unit 1 was actually DC network theory. Okay, this complete unit has been covered so far. So now we will start unit 2, and the name of the unit is AC fundamental. So now you can differentiate from unit 1 and unit 2. Unit 1 was based on DC. Now we will discuss AC. Okay, fundamentals of AC, right? So
All of you have already familiar of these terms. What is DC and what is AC? You all have known this, है ना? You know that DC stand for Direct what? current. Direct Yes, the current. direct current, and AC is Alternating. Alternating Alternating current. current. alternating. ठीक है? So this you all know. So if I am drawing some random waveform, tell me which one is AC, which one is DC. Let me draw some waveform, then I will ask. So these are 3, 4 waveform. Okay, let me draw some more. Right. Chalo, one more. So diagram A, B, C, D. So in these first 4, which one is AC and which one is DC? सर पार्ट है तो एसी एसी करंट है. What? पार्ट है एसी. एक एक करके बोलो. आवाज थोड़ी कट रही है. हाँ सागर बताओ क्या बोल रहे ए एसी. हो? A is AC. A AC है. चलो. What about B? सर डी AC है. एसी है सर. ये भी लीनियर सर नहीं ये भी AC है. सर ये भी AC है. Yes. ये सर सी AC है. CDC है सर। सर ये फ्लक्चुएटिंग डीसी लग रही है. ये AC है DC सर. है या और AC है? डीसी AC है सर. डीसी है सर. मिला जुला रिस्पांस आ रहा है. चलो. ये सर AC ये तो ऐसी है। एसी. ये AC. AC. तो बेसिकली लॉजिक क्या है, आप इसको बता दो. चलो. अच्छा सर ये भी एसी है सर. अच्छा ये लास्ट वाला. DC है. डीसी तो डीसी है. तो आप लोगों ने किसी को AC बताया, किसी को DC बताया, कुछ लॉजिक तो होगा. सर जो फ्लक्चुएट कर रहा है ना लीनियर होता है वो कांस्टेंट है वो डीसी है. प्रिया तुम्हारी वॉइस थोड़ी कट रही है. तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. प्रिया तुम थोड़ा 1 मिनट के लिए रुको. पॉज करो, म्यूट करो. तब तक सागर से पूछता हूँ. हाँ सागर क्या बोल रहा हूँ? सर जो टाइम के साथ लीनियर होता है वो डीसी होता है. टाइम के साथ लीनियर दैट मींस कांस्टेंट होता है ना? कांस्टेंट. सर जो फ्लक्चुएट कर रहा है सर प्लस माइनस में वो एसी है. जिसकी कांस्टेंट हाँ. है वो डीसी है. हाँ Yes, sir, ये भी ठीक है. और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? और बताओ सर जिसको जो बोल. मैग्नीट्यूड हाँ. और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो वो AC हाँ है. हाँ ये बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन हो गई है ना. ये ज्यादा सही है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी कर रहा है टाइम के साथ, दैट इज AC. ओके. और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है, वो DC है. दैट मींस कांस्टेंट है कंप्लीट. तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये DC है. ठीक है. और बाकी ये सारी क्वांटिटी AC है. ओके. सबकी सब AC है. डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं, बट ये भी देखो मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी अल्टर कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में. हर एक वेव फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में अल्टर कर रहा है ना. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना. हर एक वेव फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव में अल्टर कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम एक्सिस के साथ. सही बात है कि नहीं? यस सर. सपोज वोल्टेज हो तो इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन बाकी कोई भी वेव फॉर्म है मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो यही AC होता है. ओके. बस है क्या, ये वेव फॉर्म्स के टाइप हैं. जैसे इस तरीके के वेव फॉर्म को शायद आपको पता हो, साइन वेव या साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, है ना. Yes, sir. ये होता है ट्रायंगुलर स्क्वायर. ठीक है. इसी तरीके से लास्ट में ट्रापेजॉइडल बनाया था मैंने. ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म है और कुछ नहीं. तो ये सब AC हैं. तो AC DC का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, राइट. तो बेसिकली मैं सेकंड मिनट के नोट्स के साथ चलता हूँ, ज्यादा सही रहेगा.
ये नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो देखो, शुरुआत के लेक्चर्स में थोड़ी थियरी डिस्कस करनी पड़ती है, और थियरी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। सो ये डेफिनेशन है सब। एसी क्वांटिटी क्या है, जैसे कि इसने बताया था, क्या नाम था इसका, नेहा ने बताया था ना। यस सर। हाँ, नेहा ने बताया था, alternating quantity is that quantity which changes periodically both in magnitude and direction, जिसका magnitude और direction periodically change हो रहा हो, है ना, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। तो ये सब हमारा एसी होता है। डीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सब दिखा रखा है। देखो, जैसे ये एसी है, ये वाला, ये डीसी है, और ये क्या है, लिखा भी हुआ है पल्सेटिंग डीसी। ओके, ओके सर। ये आपको ध्यान हो तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, Yes, sir. यस सर। है ना। Hmm. तो रेक्टिफायर Yes, इज sir. अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें प्योर एसी नहीं मिलता, प्योर डीसी नहीं मिलता, उसमें कुछ एसी भी रहता है। ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट है। फिर हम इसमें फिल्टर लगाते हैं ताकि इसके रिपल्स को कम कर सके, है ना। तो इसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है, लेकिन पल्स के फॉर्म में है ना। Yes. तो ये सब चीजें थी। अच्छा, ये कभी कभी पूछे जाने वाला टॉपिक है कि शो दैट द जनरेटेड ईएमएफ इज साइनोसॉइडल। ये कभी कभार पूछ दे, 2 नंबर में ही पूछ सकता है। तो नोट्स में ही गिवन है, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, यही बता दे रहा हूँ। ठीक है। सो लिखा हुआ है कि कोई भी जनरेटर हो वो फैराडे लॉ पे वर्क करेगा, है ना। जो एसी जनरेटर जो जिसके थ्रू हमें जनरेटेड वोल्टेज मिल रहा है वो फैराडे लॉ पे वर्क करेगा। ओके। और फैराडे लॉ क्या होता है, जनरेटेड वोल्टेज दैट इज ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। होता है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा तभी समझ में आएगा आप लोग को। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और अगर तो ये मैं बराबर लिख के माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिखता हूँ। माइनस साइन यहाँ पे दिखाता है कि कॉज को अपोज कर रहा है ना। यस सर। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, फैराडेज लॉ, नथिंग एल्स। सो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, इन टर्म्स को डिफाइन किया है। एन क्या है, एन जो है जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कितने टर्न की मैंने कॉइल ली है वो है। ठीक है। बी फ्लक्स की डेंसिटी, फाई जो होता है फ्लक्स होता है ना। यस सर। ओके। और Sir. ई जो है ईएमएफ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए है। ओके। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा को जानते हैं रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना। यस। तो ये सारी चीजें नोन वैल्यूज हैं, इसको फिर भी डिफाइन कर दिया है। सो बेसिकली किया क्या इसने, इस लाइन पे देखिए, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी में फाई की जगह बी डॉट ए रख दिया। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, रख दिया। यस सर। तो बी ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। Yes, sir. तो ये यहाँ से सॉल्व होकर एन बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके। तो थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया है। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एन बी ए, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का करोगे साइन ओमेगा टी, और ओमेगा भी आएगा, तो वो ये ओमेगा है। ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, एन बी ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा। और इस पूरे एन बी ए ओमेगा को, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे एक टर्म दे दिया ई नॉट। ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ गया फाइनली ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी या साइन थीटा इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। जो ईएमएफ है
उसका एक्सप्रेशन आ रहा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ही तो है, यस सर। ठीक है ना। तो वही चीज इस डेरिवेशन में था कि शो दैट जो जनरेशन ऑफ ईएमएफ इज साइनोसॉइडल। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को साथ साथ प्लॉट किया गया, दिखाया गया कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक है ना, अगर ये थीटा एक्सिस है, ये पूरा जब एक साइकिल कंप्लीट करेगी, तो अगर इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड को, जो इतना इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सपोज ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दिख रहा है, इतनी मैक्सिमम वैल्यू को मैंने यहाँ ले लिया, ओके, यहाँ से यहाँ तक, और इसका लोकस ले रहा हूँ, इसके साथ साथ प्लॉट करते रह रहा हूँ, तो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, है ना। देखो ठीक है, ऐसे था। ये साइनसॉइडल क्वांटिटी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज कुछ है Vm। तो मैंने क्या किया है, इसी रेफरेंस पे Vm वैल्यू का फेजर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर सपोज थीटा है, ये थीटा एक्सिस है, तो ये फेजर भी सपोज थीटा मूव कर गया, ठीक है। दैट मीन्स मैं लोकस ले रहा हूँ इसका, ठीक है। तो मैंने इस फेजर का लोकस लिया जो कि एक सर्किल पे लाई करेगा, ओके, और ये इस साइनसॉइडल क्वांटिटी के साथ साथ मूव करेगा, यही थीटा है, ठीक है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओके, क्योंकि ये टाइम एक्सिस को मैंने रोटेशनल में चेंज कर दिया, क्योंकि देखो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई डिग्री रोटेट करेगा, है ना। यस सर। यस सर। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दे, 90 डिग्री रख दें, इसके करस्पॉन्डिंग ये फेजर यहाँ आ जाएगा, ओके। v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू है, ओके। इस पॉइंट पे ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। यस सर हो रही है। तो 90 डिग्री जब रखा है तो v की वैल्यू कितनी मिल रही है, Vm के बराबर मिल रही है कि नहीं, देखो। यस सर 591। यस सर। ऐसे ऐसे अदरवाइज v की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये फेजर जब यहाँ पे, तो जो v का जो है, यही यही तो मैग्नीट्यूड है, यही है इसका प्रोजेक्शन। यस सर। तो ये कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल को अगर ABC नाम दे दूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सर BC AB अपॉन AB अपॉन AB। या सर BC अपॉन AB ना। AB की वैल्यू तो पता है, AB की वैल्यू तो Vm ही होगी, रेडियस है यस सर्किल सर का। वी तो BC इक्वल टू क्या हुआ, Vm साइन थीटा। AB साइन VM साइन। तो ये हर जगह पे आएगा ना, कहीं भी जाए, ये फेजर यहाँ चला जाए तो भी Vm साइन थीटा, Vm साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। थीटा एक साइकिल में पूरा 360 डिग्री, समझ गए। यस सर। यस सर। तो वही चीज यहाँ पे शो कर रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 है तो Vm की वैल्यू ये है, इस तरीके से, ठीक है। सो द जनरेटेड EMF इज अल्टरनेटिंग, ये सब पूरा दिखा रखा है, ओके। ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। फिर आपके पास ये कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे जो कि अगेन रिलेटेड है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड है। सबसे पहली वैल्यू आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। तो नाम सजेस्ट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी इंस्टेंट पे वैल्यू, है ना।
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू क्या होगी, वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो डेफिनेशन में देखो यही लिखा है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, लाइक अगर मैंने साइनोसॉइडल क्वांटिटी की वैल्यू ये लिखी है, v इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। या करंट के लिए मैं लिखता हूं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यस सर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि टी की अलग अलग इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो टी की वैल्यू रख देंगे, वहां से मुझे वी की वैल्यू मिल जाएगी। ये है आपका v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। ये आपका v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है ना, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो Vm है। ओके, सो बेसिकली t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे और हमें v की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग मिलते जाएगी। सही बात है ना। यस सर। तो यही चीज, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सिमिलरली करंट के लिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देन नेक्स्ट है आपका वेव फॉर्म। सर आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी में आई एम मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे वोल्टेज का साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्लॉट किया है वैसे ही करंट के लिए ड्रॉ करेंगे। करंट इस तरीके ओके से सर। आएगी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ओके सर। और मैं कहा था, हाँ, फिर नेक्स्ट आता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या है, ग्राफ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेके, इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू, अलग अलग इंस्टेंट पे वैल्यू को लेते गए और प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जो ग्राफ मिल रहा है मुझे, वो उसी को हम कहते हैं वेव फॉर्म। ये तो वेव फॉर्म है। यस सर। तो ये तो वेव फॉर्म की डेफिनेशन हो गई। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा जाता है। साइकिल क्या है, आपको पता है साइकिल क्या होती है। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब पूरा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंप्लीट कर लेता तो कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल हो गई, है ना। अगर यस कोई सर। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ये पूरा कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स जहां से रिपीटेशन चालू हो, यहाँ से शुरू हुआ था, फिर रिपीटेशन पॉजिटिव का चालू, ये दूसरी साइकिल हो गई, फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू तीसरी साइकिल, है ना। ओके सर। ये होता है साइकिल। और साइकिल से रिलेटेड टर्म है जैसे टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। कैपिटल टी, सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t, ये भी पता है। यस सर। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, यस हर्ट्ज। सर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक्चुअली, सर 1/2 1/t, तो ये लिख दिया मैंने। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, है ना। एक सेकंड में ये एक साइकिल है, ठीक है। तो ऐसी कितनी साइकिल वो एक सेकंड में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंप्लीट करेगा, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, ओके सर। साइकिल पर सेकंड, ऐसे याद रखो, साइकिल पर नंबर ऑफ सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड। हाँ, राइट। तो ये छोटी मोटी टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, और क्या बचा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता ही होगा, सर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आइदर इन पॉजिटिव और निगेटिव, जिधर पॉजिटिव में या निगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे वो, है ना, वो एम्पलीट्यूड हो गया। जैसे अगर ये Vm है तो ये Vm इसका एम्पलीट्यूड हो गया, -Vm है, राइट। एक तो होता है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है पीक टू पीक, पी टू पी। पीक टू पीक मतलब ये यहां से लेके यहां तक, है ना, ये 2Vm हो जाता है। तो अगर एम्पलीट्यूड पूछे या पीक पूछे तो केवल Vm है, और पीक टू पीक वैल्यू पूछे तो वो 2Vm है, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गया। देखो देखो यहाँ पे लिखा भी है पीक टू पीक वैल्यू, राइट। तो ये है। और क्या है, हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये पता ही है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना।
रेडियन पर सेकंड में इसे शो करते हैं, ठीक है। देन फेज भी पता होगा, फेज क्या होता है। चलो फेज पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फेज तो पता होगा कि नहीं पता है? देखिए बोल रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है, वैसे ये ये बताता है हमारा कि जीरो एक इनिशियल टाइम पॉइंट के है ना। एक वेव फॉर्म ये ड्रॉ की मैंने, और दूसरी वेव फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो इसी में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वो कुछ ऐसे ड्रॉ की, ओके, जो समथिंग टी सेकेंड बाद शुरू हो रही है, ओके। ये भी साइनोसॉइडल है, ये भी साइनोसॉइडल है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज Vm1 है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज Vm2 है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैं लिखूंगा V इक्वल टू Vm1 साइन ओमेगा टी, लिखूंगा ना। इसके लिए क्या लिखूंगा, V इक्वल टू Vm2, बताओ क्या लिखूंगा, साइन। अगर जीरो से शुरू होता तो ओमेगा टी लिखता, लेकिन ये जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, इसमें टाइम शिफ्ट है, टी डिग्री का टी सेकंड का डिले है ना। ओमेगा टी प्लस टी। तो इसलिए इसको इसको ओमेगा टी, अगर ये टी ना समझ, क्योंकि मैं रेडियन में ले रहा हूँ तो फाई है, क्योंकि ये ओमेगा टी भी रेडियन में, तो फाई है। अगर 5 डिग्री का डिले हो तो मैं माइनस फाई कर दूंगा, ठीक है। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, ओके। यस। अच्छा, अगर कोई फॉर्म ऐसे हो, क्या होगा, और इसी एक वेव फॉर्म कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ये V1 है, ये V2 है। तो V1 की वैल्यू तो अगेन Vm साइन ओमेगा टी, V2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, अगर सपोज दोनों के लिए इस पर मैग्नीट्यूड मैंने सेम ले लिया, दोनों का Vm है, तो Vm इस पर ये सपोज 5 डिग्री पहले शुरू हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5, +5. ओके। यस सर। ये सपोज वेव फॉर्म 1 था, ये वेव फॉर्म 2 था, तो इसमें से कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है? सर 1 लीड कर रहा है, 2 लैग कर रहा है। 2 लैग कर रहा है ना, क्योंकि 2, देखो 1 हर चीज पहले अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेंड कर रहा है, 2 बाद में अटेंड कर रहा है। जो पहले अटेंड कर रहा है वो लीड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से देख लो, है ना। इसमें बताओ, अगर ये 1 है, ये 2 है, कौन लीड कर रहा है? 1 लीड कर रहा है। 1 लीड कर रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही अटेंड कर ले रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेंड कर रहा है 90 डिग्री पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये फेज होता है ना। फेज क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है, नोट्स में पढ़ लेंगे आप, ओके। फिर उसके बाद कहाँ गया, फेज हो गया ना, पीक टू पीक वैल्यू हो गया, फेज हो गया। अब इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, मैं थोड़े टाइम बाद करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ओके। अब कुछ और टर्म है जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से ही रिलेटेड है। एक होता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और दूसरा होगा, कहाँ भूल जा रहे हो भाई, दूसरा होता है एवरेज वैल्यू, सुना है ना। Yes, sir. आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, क्योंकि जो एसी क्वांटिटी होती है हमारी, सपोज हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करते हैं, साइनोसॉइडल एसी है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है ना वो साइनोसॉइडल एसी ही होता है ना। हमारा एम यही होता है कि हमें साइनोसॉइडल इनपुट एसी मिले, है ना। तो चलो, साइनोसॉइडल एसी है, और मैं क्या पूछ रहा था, जैसे आप के घरों में जो सप्लाई आती है, आप कहते हैं 220 वोल्ट आती है, बोलते हैं ना, यस सर। और बोलते हैं 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी बोलते हैं। तो 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। हाँ, पता है तो अच्छी बात है। एक्चुअली इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 200 220
इंटू रूट 2 टाइम्स हो गई है ना, वो मैं अभी प्रूफ कराऊंगा। तो एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 312 के अराउंड आएगी, 311 पॉइंट समथिंग है ना। Yes, sir. I know by root 2. इतना आएगा, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं, हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं असाइन करते। ओके, हम जो असाइन करते हैं, हम करते हैं आरएमएस वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यू होती है जो हम मेंशन करते हैं वो आरएमएस वैल्यू होता है। ओके, रीजन बीइंग क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूरे साइकिल में 2 ही टाइम आ रहा है, ठीक है, 2 ही बार आ रहा है, और हम मैक्सिमम वैल्यू को लेके हीट निकाल दिए, हीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी डिलीवर हुई। ओके, तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये 2 वैल्यू अचीव कर रहा है, बाकी टाइम तो वैल्यू ये है, ये है, ये है। तो बेस्ट क्या होगा कि मैं कौन सी वैल्यू लूं, या तो फिर मैं एवरेज वैल्यू लूं, वो सबसे सही रहेगा, है ना। बताओ, तो एवरेज वैल्यू एक हुआ और दूसरा हुआ आरएमएस। तो क्यों हम एवरेज नहीं स्पेसिफाई करते हैं, कोई बताएगा। देखो, क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन है जो हमारा साइनोसॉइडल क्वांटिटी है उसकी एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू शायद जीरो आएगी ना। क्या, एवरेज वैल्यू शायद जीरो आएगी ना ऑल्टरनेटिंग हाँ करंट की। हाँ, अल्टरनेटिंग साइकिल की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आएगी। सिर्फ फ्लक्चुएट करता रहता है क्योंकि प्लस और माइनस में। हाँ, तो जितना पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू होगी उतना निगेटिव साइकिल की होगी, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज 0 होगा, तो एवरेज को भी इसलिए हम स्पेसिफाई करके नहीं चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। ओके, सो बेसिकली आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है, देखो लिखा है यहाँ पे लिखा है, ये चल नहीं रहा है, इफेक्टिव वैल्यू है ना। यस सर। ओके, सो बेसिकली इफेक्टिव का मतलब क्या है कि ये सेम इफेक्ट देता है एज लाइक डीसी। ओके, सो आरएमएस वैल्यू को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज एक हमने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, अभी कुछ भी पढ़ो मत नोट्स पे, मैं जब बोल रहा हूँ वो सुनो। सपोज एक मैंने रेजिस्टेंस लिया, उसे एसी से कनेक्ट कर दिया, एसी सप्लाई से कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और मैंने मेजर कर लिया कि उस रेजिस्टेंस ने इतने पर्टिकुलर टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया उस रेजिस्टेंस ने। अब सेम रेजिस्टेंस को मैंने डीसी से कनेक्ट किया, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हो रही है सर, हो रही है। हो रही है, हाँ हो रही है, दिख रही है सबको। Yes, sir. अच्छा ठीक है तब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एसी से कनेक्ट किया किसी रेजिस्टेंस को, मैंने देखा कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब मैंने सेम रेजिस्टेंस को डीसी से कनेक्ट किया सेम टाइम के लिए, अब मैंने देखा कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना डीसी फ्लो कराना पड़ेगा। सपोज क्यू जो है हीट प्रोड्यूस हुई थी एसी से, तो उसी क्यू अमाउंट ऑफ हीट डीसी से प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू डीसी की देनी पड़ेगी, तो वो इक्विवेलेंट होता है आरएमएस वैल्यू के, ठीक है। इसीलिए इसे इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि सेम हीटिंग इफेक्ट देता है ये, है ना। ओके, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का मतलब कुछ ऐसा हुआ, हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर, ये तो पावर हुआ इनटू टी, यही तो हुआ हीट, है ना, इतनी ही तो एनर्जी हुई, Yes. आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये बेसिकली आई स्क्वायर आर टी है, तो ये हीटिंग से इफेक्ट, इसीलिए इसे इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि ये डीसी के इक्विवेलेंट इफेक्ट देता है, ठीक है, इसलिए इसे इफेक्टिव वैल्यू देते हैं, सेम हीटिंग इफेक्ट देगा एज कम्पेयर टू डीसी। तो इस आई स्क्वायर आर में जो आई आर एम एस है स्क्वायर है, वो आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर करके निकालते हैं, अभी आगे बताता हूँ। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो डीसी लगे उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। निकालते कैसे हैं, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, फिर रूट करते हैं ना। फिर सिमिलरली एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू तो आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, जैसे इसके फुल साइकिल के लिए तो 0 है, आपने ही बताया था, है ना।
यस। लेकिन Yes, sir. अगर एवरेज वैल्यू साइकिल की निकालनी हो तो मैं इसकी हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज का एवरेज लेना हो, 10 लोगों का एवरेज लेना है वेट का, तो सबके वेट का सम कर दीजिए अपॉन 10 कर दीजिए, है ना। यही तो करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलर वे में वही चीज है, अगर यहां से यहां तक का मुझे एवरेज निकालना है तो इन सब का सम कर ले हम, और अपॉन जितना भी इंस्टेंट लिया उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, यही तो होगा। सो बेसिकली दैट मीन्स ये एरिया अपॉन ये बेस, यही तो होगा एवरेज हाफ साइकिल का। यस। ठीक। Yes, sir. हाँ, तो एवरेज वैल्यू एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं, एवरेज वैल्यू को ही हम डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। जो एवरेज वैल्यू होता है इसी को डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो डीसी वैल्यू के नाम से पूछे तो समझ जाना एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करता है एज जितना डीसी करेगा। कहने का मतलब, मैंने एक एसी को किसी सर्किट में फ्लो कराया और देखा, किसी रेजिस्टेंस में फ्लो कराया, देखा कि कितना चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, कितने, सपोज मान लो 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मैंने ये मेजर कर लिया। ओके। फिर उसके बाद मैंने उसी को डीसी से कनेक्ट करा, उसी रेजिस्टेंस को, और देखा कि उसी सेम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को कितने टाइम में कितना डीसी वैल्यू से हम उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ओके, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. यस सर। तो एवरेज आरएमएस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके। सो अब हमारा जो मेजर काम है, एक क्विज कर लीजिए, फिर हम मेन आज की जो एक टॉपिक तो कवर कर लें कम से कम। एक क्विज फटाफट कीजिए आप लोग, आपका बेस्ट 17 है, बेस्ट 17 क्लास वर्क। एक क्विज कीजिए, मैंने यहाँ सेंड कर दिया। मिल गया क्विज। क्विज कर रहे हो आप लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Complete. Yes, sir. Oh. डन। टर्न इन तो किसी का नहीं हुआ अभी तक, यहाँ तो नहीं शो कर रहा है। सर रिफ्रेश कर लीजिए। सर 11, हो गई। हाँ 11 हो या गई। अभी। हाँ ओके, और फटाफट करो, इतना टाइम मत लो। सिंपल क्वेश्चन था, देखो क्या क्वेश्चन था, कि कौन सी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, अभी आप लोगों ने बताया था आंसर। ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू। हम्म। तो सबने रिवर्ट कर दिया, मैं क्लोज करूं इसे, अभी तो आधे लोगों का आया, किसका रह गया भाई। 16, 3-4 लोग और रिस्पॉन्ड करने के लिए रह रहे हैं अभी। चलिए, हो गया ये, मैं क्लोज करूं इसे। कुछ लोगों ने नहीं किया है, कुछ देख लो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्विज मिल गया है। सर नेहा, मिल तो गया। क्विज रिसीव हो गया। कर भी दिया। अब हो गया सबमिट सबका। चलो, अभी के लिए इसे कंसीडर कर लेते हैं।
जिसका क्विज नहीं हुआ है वो एक बार चैट बॉक्स में बताएं, नहीं हुआ है मुझे। सबका हो गया ना? सबका हो गया आई गेस, कोई रह नहीं गया। सबका ठीक है आंसर, ठीक है कोई बात नहीं। नेहा का नहीं हुआ, चलो नेहा भेज देना आप, मैं कंसिडर कर लूंगा। ओके। और तो इसमें से कोई प्रेजेंट नहीं है? सौम्या, शुभम, हर्ष, आशुतोष नहीं है ना? चलो अब आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं हम। नोट्स में ही बता देता हूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। ओके सर। ओके। सो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, चलो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू है ना, ये मुझे पढ़ना है पहला टॉपिक इस एसी में, क्योंकि अलग अलग वेव फॉर्म होंगे हमारे पास, उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछ सकता है एग्जाम में। ओके। तो सबसे पहला बेसिक काम जो कि आपकी 12th में भी था ना, ये शायद हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस एवरेज। Yes, sir. Yes, sir. यही सेम चीज है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, Yes, मुझे sir. लगता है आपको पता ही होगा। तो 3-4 स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है जिनका पूछता है, वो मैं बता Yes, दूंगा, sir. था. है ना। सो आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू डेफिनेशन के थ्रू आपको पता चल गया क्या है। सपोज सबसे पहला जो मैंने स्टैंडर्ड वेव फॉर्म लिया, मैंने किसके लिए लिया? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इस तरीके का हमारा, थोड़ा टिल्टेड बन रहा है, आप सीधा बनाइएगा कॉपी पे। इस तरीके का वेव फॉर्म है, ठीक है। सपोज वोल्टेज के लिए मैंने ड्रॉ किया है, वोल्टेज या करंट किसी के लिए आप कर सकते हैं, सपोज मैं वोल्टेज के लिए कर रहा हूँ। अगर आपसे करंट के लिए क्या है, यही सब सेम काम करेंगे, यहाँ आई लिख देंगे बस, है ना, ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो Vm है सपोज, ठीक है। ये जो है पूरा 2 पाई होता है, एक साइकिल 360 डिग्री, है ना, हाफ साइकिल पाई डिग्री, ये चीजें पता है। तो अब सबसे पहले मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। ओके। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी क्या लिखेंगे आपको? V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये पता है। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसकी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू या डीसी वैल्यू, ये तीनों में से किसी नाम से पूछे तो ये एक ही चीज है। सो एवरेज वैल्यू, राइट। सो बेसिकली एवरेज वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले आपको क्या देखना है? वेवफॉर्म, किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू पीछे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या वो वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। जो उसकी पॉजिटिव साइकिल है और निगेटिव साइकिल है, उसमें सिमेट्री है क्या? अगर सिमेट्री है तो केवल हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज फुल साइकिल का। समझ रहे हैं बात को? बताइए, रिस्पॉन्ड करो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो वेव फॉर्म है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? Symmetrical है sir. सिमेट्रिकल है, क्योंकि जैसा पॉजिटिव साइकिल है वैसा ही निगेटिव साइकिल है। Yes, sir. तो हम केवल हाफ साइकिल का निकालेंगे, और ये लाइन लिखेंगे भी, देखो नोट्स में लिखा भी है, एवरेज वैल्यू, ये देखो, फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, सो फॉर हाफ साइकिल, है ना। तो इसको हम थोड़ा और बेटर वे में लिख दें तो ज्यादा बेटर है। क्या लिख सकते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0, so here we will calculate the average value for half cycle only। कितनी लाइन लिखेंगे? सो मैं लिखूंगा एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, और वो किसके बराबर होगा? एरिया अंडर हाफ साइकिल अपॉन टाइम पीरियड ऑफ हाफ साइकिल, है ना, यही तो होगा। देखिए, अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है यहां से लेके यहां तक, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसका एवरेज हम कंसीडर करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, फिर उसे इंटीग्रेट कर Yes, sir. देते हैं।
तो इसको 0 से पाई के बीच में अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और बेस से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो वही होता है एरिया अपॉन बेस। तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस। तो मैंने एरिया के लिए क्या किया है, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। किसे इंटीग्रेट करना है, हमारे फंक्शन को। फंक्शन क्या है, स्मॉल वी। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, जो आपकी ये एक्सिस है, ठीक है। तो डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मैंने इसे डिफरेंस इंटीग्रेट किया, और अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, हाफ साइकिल के टाइम पीरियड से। हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, पाई, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 1/पाई 0 to पाई। v की वैल्यू क्या है, ये v जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू होती है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा स्मॉल वैल्यू से लिखते हैं। v स्मॉल होता है, इक्वल टू Vm कैपिटल साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल लेटर से शो करते हैं, है ना। तो v की वैल्यू रख दी, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो 1/पाई, वन नहीं, यहाँ Vm भी कांस्टेंट है, Vm/पाई हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। Yes, sir. और लिमिट हो जाएगा 0 to पाई। ओके, ठीक है। कहाँ से, तो बेसिकली ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, Vm/पाई, अपर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस, माइनस माइनस कॉस 0, है ना। माइनस साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, ये तो आएगा। ये अंदर भी एक Yes. माइनस है, Yes. तो कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 0 -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2Vm/पाई, कितना आएगा। तो ये V एवरेज निकल के आया आपका साइनसॉइडल क्वांटिटी के लिए 2Vm/पाई। या फिर इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, V एवरेज इक्वल टू 2/पाई को अगर कैलकुलेटर में करके देखो, 2/पाई की वैल्यू 0.637 होता है, ठीक है। तो V एवरेज इक्वल टू 2Vm/पाई, और V एवरेज इक्वल टू 0.637 टाइम Vm, ठीक है। तो Yes, sir. कुछ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। Vm साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देना 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, ठीक है, और इफेक्टिव वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर करो। v था तो v का स्क्वायर कितना होगा, v था, हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो v था तो v का स्क्वायर करे तो मैंने Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा ना। v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है, ठीक है, ओके। तो इसका मीन निकालेंगे। तो इस वेव फॉर्म का अगर स्क्वायर करोगे बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, हेलो, आवाज आ रही है। Yes. सॉरी, वो, Yes, sir. हाँ, वो Yes, थोड़ा sir. नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये वेव फॉर्म है, मैं वेव फॉर्म नीचे ही ड्रा कर देता हूँ, क्यों ऊपर इतना चाहूँ मैं। आजा भाई, ये क्यों अटक रहा है, बस ये बहुत बेकार लगता है जब स्क्रीन अटकती है। देखो, v का Vm साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस तरीके से था, है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, ये तो v का ग्राफ था ना। v का स्क्वायर कैसे होगा बताओ कोई, बताइए। दोनों एक फ्रेम में दिखे तो बताओ। पॉजिटिव साइकिल का स्क्वायर करोगे तो जस्ट कुछ ऐसे मिल जाएगा, ओके।
और निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो पॉजिटिव होते जाएगा, यस सर। है ना। इस तरीके का कुछ वेव फॉर्म मिलेगा स्क्वायर का। ओके, तो बेसिकली ये वेव फॉर्म मिल रहा है मुझे वी स्क्वायर का, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, ये एरिया अपॉन ये टाइम पीरियड, है ना, यहां से यहां तक। ओके, यही तो होगा, यस यस सर। सर। एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो जैसे मैंने वी का एवरेज निकाला था वैसे ही मैं वी स्क्वायर का एवरेज निकाल सकता हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, ये पूरा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं वी स्क्वायर का एवरेज निकाल रहा हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, एरिया अंडर वी स्क्वायर कर्व, है ना, अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा टाइम कम है, मैं जल्दी में, सिंपल चीजें हैं। तो मैं क्या करूंगा, एरिया के लिए अगेन इंटीग्रेट करूंगा किसे, इस बार वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। लिमिट अगेन 0 टू पाई, है ना, अपॉन बेस जो टाइम था वो भी यस पाई था। सर। ये आ जाएगा इतना। दैट मीन जो काम आपने वी के लिए किया था वही आप वी स्क्वायर के लिए कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1/पाई 0 टू पाई, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दिया मैंने वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, राइट, क्लियर। सो यहां से वी एम स्क्वायर यस तो सर। कांस्टेंट है, वी एम स्क्वायर अपॉन पाई हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना, यस सर। डी ओमेगा टी। इस तरीके से लिख लिया और इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये आ जाएगा आपका वी एम स्क्वायर अपॉन पाई 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा ओमेगा टी, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन, ये 2 को मैं, ये जो 2 था अपॉन 2 आया था ना, इस 2 को मैं यहां लिख लिया, ठीक है। यस सर। अब बताओ कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 ओमेगा टी का अपॉन 2 भी तो आएगा, यस सर। यस सर। और लिमिट 0 टू पाई, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अब अपर लिमिट रखोगे तो ओमेगा टी की जगह पाई रख दिया, माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह पाई बाई 2, ठीक है। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट ना, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ओमेगा टी की जगह 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2, यही तो आएगा। यस सर। यस सर। तो बेसिकली Yes, देखो sir. साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इन दोनों वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, सब खत्म, सब 0 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस तो बेसिकली आया क्या आपका, वी स्क्वायर का एवरेज निकल के आ गया आपका, कितना आया, वी एम स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने क्या कर लिया, मीन कर लिया, स्क्वायर कर लिया और मीन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, रूट। तो दे नाउ फाइनली हमें क्या करना है, वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर का एवरेज, है ना यस सर। भाई। मीन हो गया, स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अंडर रूट बच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी एम स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये, वी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एम बाई, वी एम VM by root 2. तो वी आर एम एस इक्वल टू आ गया आपका वी एम बाई रूट 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो जो आर एम एस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम के 1/√2 टाइम्स होती है, और एवरेज वैल्यू टू टू अपॉन पाई टाइम होती है। तो 1/√2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना था, 0.707, है ना। यस सर। तो वी आर एम एस आपका आया, अब यहीं से कुछ चीजें समराइज कीजिए। वी आर एम एस इक्वल टू आया आपका 0.707 वीएम, और वी एवरेज आपका आया 0.637 वीएम।
तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, आरएमएस या एवरेज? RMS। सर ठीक है, RMS। तो आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है, एवरेज वैल्यू कम होती है। ठीक है, आरएमएस। कोई भी वेवफॉर्म हो आरएमएस वैल्यू ज्यादा होगी। किसी किसी वेवफॉर्म में आरएमएस एवरेज सेम होती है, लाइक स्क्वायर वेव, अदरवाइज आरएमएस वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो साइनसॉइडल क्वांटिटी के लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके घर में 220 वोल्ट आरएमएस आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बता सकते हो? √2 टाइम्स है ना, यस सर, इंटू रूट 220, इतनी मैक्सिमम वैल्यू आपके घर में आती है, √5। यानी ये 311.1 वोल्ट है ना। यस सर। तो यही चीज मैं बता रहा था। चलिए आज इतना ही क्लोज करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में और डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म का कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सारे वेवफॉर्म का आप कर लेंगे तो मैं नोट्स में ही दिखा दूंगा, कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं तो मैं ये बोर्ड पे नहीं कराऊंगा। ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से ये टॉपिक खत्म हो, ताकि कुछ और भी अच्छा टॉपिक है ये, और भी यूनिट काफी वास्ट है, तो कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। क्विज 2 दे रहा हूँ मैं, और असाइनमेंट दे रहा हूँ। क्विज 2 असाइन कर दिया है, सेंड कर दीजिए मुझे तुरंत, और असाइनमेंट में सेंड कर रहा हूँ। असाइनमेंट क्विज कर लिया? सर क्विज ओपन नहीं हो रही है। क्विज ओपन नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। किसी की ओपन नहीं हो रही है क्या? नो सर, ओपन नहीं हो रही। सर अटैचमेंट सर ऐड नहीं अटैच किया शायद आपने। अटैचमेंट नहीं है क्या क्विज 2 में? नहीं। ओह शिट, वेट वेट वेट, चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्विज 2 करता हूँ। नो सर। जस्ट अ सेकंड। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मंडे को सिर्फ आपका डाउट क्लास है, यूनिट 1 से रिलेटेड। बाकी फिर हम वीडियो से चेक करते हैं। मैं वीडियो नहीं होगा तो कोई और सर क्लास देंगे आपको। वैसे तो मैं ये आपको दोबारा से तो आपकी अब देखिए दिख रहा है क्या? बताइए, शो हो रहा है? यस सर। यस सर। मिल यस गया? सर। सिंपल क्वेश्चन है ना? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत रिप्लाई कीजिए और असाइनमेंट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही था। नोट्स आप लोग पढ़िए सेकंड यूनिट के, उसके जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए, ताकि आगे से जो भी टॉपिक्स हैं वो स्मूथली चल सकें।